अध्याय 5 काला बाजार की चुनौती। जैसे ही वह आलीशान आभूषणों का डिब्बा धीरे धीरे खुला, उसके भीतर से रंग बिरंगी रोशनी की एक चकाचौंध भरी श्रृंखला फूट पड़ी। सौभाग्यवश शिफेंग इस समय एक अंधेरी गली में खड़ा था। यहां कोई भी खिलाड़ी नहीं आ सकता था, अन्यथा ऐसा दृश्य उनके लालच को भड़का देता और शिफेंग को मार डाला जाता और उसका सामान लूट लिया जाता। जब चमकती रोशनी फीकी पड़ गई तो उस आलीशान आभूषण के डिब्बे के अंदर एक साधारण चांदी का हार और एक बैंगनी सोने की अंगूठी दिखाई दी। अंगूठी की बाहरी सतह पर कुछ शब्द खुदे हुए थे जो एल्प्स की प्राचीन भाषा से मिलते जुलते थे और उनमें अपार जादुई शक्ति समाहित थी। सौभाग्य से यह अभी भी गुरुत्वाकर्षण की अंगूठी है। अंगूठी को देखकर शिफेंग ने राहत की सांस ली। उसने सावधानीपूर्वक अंगूठी को डिब्बे से बाहर निकाला और उसकी जांच की। गुरुत्वाकर्षण का छल्ला, रहस्यमय लोहे का रैंक, उपकरण स्तर 0, ताकत +2, चपलता +1, सहन शक्ति +1, अतिरिक्त कौशल, गुरुत्वाकर्षण मुक्ति उपयोगकर्ता पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को काफी हद तक कम कर देता है। अवधि 30 सेकंड, कूलडाउन 5 मिनट। वाह, यह तो सिर्फ कांस्य श्रेणी का नहीं है। आइटम का विवरण पढ़ने के बाद शिफेंग बेहद उत्साहित हो गया। स्थिति उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर थी। ईश्वर के क्षेत्र में मौजूद उपकरणों को कूड़ा करकट, सामान्य कांस्य, रहस्यमय लोहा, गुप्त चांदी, उत्तम सोना, गहरा सोना और महाकाव्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। खेल की शुरुआत में खिलाड़ियों को सिस्टम से केवल बेकार उपकरण ही मिलते थे। ये उपकरण पूरी तरह से अनुपयोगी थे। हालांकि खेल के इस चरण में किसी भी खिलाड़ी के पास सामान्य उपकरण नहीं थे। बड़े शहरों में सामान्य उपकरण खरीदे जा सकते थे, लेकिन उनकी कीमतें बहुत अधिक थीं। कांस्य श्रेणी के उपकरण अत्यंत दुर्लभ थे और उनमें अतिरिक्त विशेषताएं भी थीं। वहीं रहस्यमय लौह उपकरण केवल बॉस से ही प्राप्त होते थे और जाहिर है वे और भी अधिक कीमती थे। शिफेंग के पिछले जीवन में खिलाड़ी द्वारा प्राप्त गुरुत्वाकर्षण की अंगूठी केवल कांस्य श्रेणी की थी। इससे शक्ति में केवल 1 अंक की वृद्धि होती थी। गुरुत्वाकर्षण मुक्ति कौशल भी केवल 15 सेकंड तक ही प्रभावी था। शिफेंग के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि स्तर 0 पर क्वेस्ट पूरा करने से उसे रहस्यमय लोहे की गुरुत्वाकर्षण की अंगूठी प्राप्त होगी। जहां तक हार की बात है, वह एक साधारण वस्तु थी। गैरमानवीय व्यापारी इन वस्तुओं को पाने की लालसा रखते थे और उन्हें ऊंची कीमतों पर खरीदने को तैयार थे। गुरुत्वाकर्षण की अंगूठी पहनने के बाद शिफेंग ने लेवल अप करने से मिले 4 मुक्त क्षमता अंक सभी चपलता में लगा दिए। शिफेंग की चपलता 12 अंक, आक्रमण गति 5 अंक और गति 6 अंक तक बढ़ गई। अब वह लगभग उसी स्तर के एक शुद्ध चपलता वाले हत्यारे का मुकाबला कर सकता था। तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद मेरी चपलता 20 अंक तक पहुंच जाएगी। उस समय मैं चपलता प्रणाली के छिपे हुए बुनियादी कौशल को अनलॉक कर पाऊंगा। शिफेंग ने उत्सुकता से अपने एट्रीब्यूट पैनल को देखा। शिफेंग ने अपने शरीर को हिलाया और महसूस किया कि वह पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान हो गया है। अगर अभी उसका सामना टाउन मेयर क्रॉस से होता तो वह अपनी इस दयनीय स्थिति में नहीं होता। अगर उसकी चपलता 20 अंक तक पहुंच जाती तो बुनियादी कौशल तेज और फुर्तीला सक्रिय करने के बाद उसके शरीर की स्थिति और भी बेहतर हो जाती। वह वुक्सिया उपन्यासों में वर्णित वुलिन विशेषज्ञों का भी मुकाबला कर सकता था। इसके बाद शिफेंग ने अपने एक हाथ की तलवारबाजी में महारत हासिल करने के लिए 15 निःशुल्क महारत अंक जोड़ लिए और शेष 5 अंक भविष्य के लिए बचा लिए। अब उनकी एक हाथ की तलवारबाजी में महारत के कुल 20 अंक हो जाने के साथ शिफेंग प्रशिक्षु से बुनियादी तलवारबाज बन गए और एक हाथ की तलवार के उपयोग से होने वाला अतिरिक्त नुकसान 10% तक बढ़ गया। उन्हें मध्यवर्ती तलवारबाज बनने के लिए अभी भी 30 महारत अंक कम थे। तलवारबाज के लिए सामान्य हमले तो बस बुनियादी बातें थीं। अगर कोई तलवारबाजी में माहिर बनना चाहता था तो कौशल होना अनिवार्य था। जितने ज्यादा कौशल हों उतना ही बेहतर, क्योंकि इससे युद्ध में अधिक लचीलापन मिलता था, जिससे तलवारबाज अधिक क्षति पहुंचाने में सक्षम होता था। शिफेंग तलवारबाजी का माहिर होने के साथ साथ पुनर्जन्म भी ले चुका था। अब जब उसके पास गुरुत्वाकर्षण की अंगूठी जैसा विशेष उपकरण था
तो उसे एक तलवारबाज के रूप में अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए बहुत अधिक तलवारबाजी कौशल की आवश्यकता थी, तभी वह तेजी से अपने कौशल का विस्तार कर सकता था, अन्यथा सामान्य हमलों पर निर्भर रहकर राक्षसों को मारने की क्षमता बढ़ाना असंभव था। मुझे याद है कि रेड लीफ टाउन के ट्रेड एरिया में एक ब्लैक मार्केट चैलेंज होता था, जो खिलाड़ी पहली बार में ही इस चैलेंज को पूरा कर लेते थे उन्हें स्वॉर्ड्समैन के लिए एक स्किल बुक मिल जाती थी। ज्यादातर स्किल बुक लेवल 3 से 5 के मॉन्स्टर्स से मिलती थीं और उनके मिलने की दर बहुत कम थी। खेल के इस चरण में अभी तक कोई भी खिलाड़ी उन मॉन्स्टर्स को मारकर आगे बढ़ने में सक्षम नहीं था। अगर शी फेंग स्वॉर्ड्समैन के लिए बाकी स्किल बुक पाना चाहता तो यह समय की बड़ी बर्बादी होती। उसके पास इसके लिए समय भी नहीं था, इसलिए रेड लीफ टाउन में जल्दी से स्किल बुक पाने का शी फेंग के लिए ब्लैक मार्केट चैलेंज ही एकमात्र तरीका था। रेड लीफ टाउन का व्यापारिक क्षेत्र, सड़क के दोनों ओर दुकानें भरी हुई थीं, वहां दवाखाने, लोहार की दुकानें, बार और भी बहुत कुछ था। यह एक छोटे बाजार की तरह बेहद गुलजार था। हालांकि मौजूदा व्यापारिक क्षेत्र उतना जीवंत नहीं था जितना होना चाहिए था। गॉड्स डोमेन को शुरू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए ज्यादातर खिलाड़ी गॉड्स डोमेन की सुविधाओं का आनंद लेने के बजाय अपने लेवल बढ़ाने में व्यस्त थे। नतीजतन यहाँ लाइफस्टाइल खिलाड़ियों की संख्या बहुत कम थी। वे यहाँ एन्चेंटर, फोर्जर, फार्मासिस्ट, शेप इंजीनियर, अल्केमिस्ट आदि जैसे सहायक काम सीखने आए थे। अगर आप जड़ी बूटियां ऊंची कीमत पर खरीद रहे हैं तो कृपया मुझसे सीधे संपर्क करें। अयस्क खरीदना, धोखाधड़ी करने वाले दूर रहें। मैं उच्च श्रेणी के उपकरण खरीदने के लिए उत्सुक हूं। कीमत पर बातचीत संभव है। क्रेडिट से भुगतान करने को तैयार हूं। कार्यशालाओं और संघों के कई रसद कर्मचारियों ने व्यापार क्षेत्र के किनारे, सड़क के किनारे एक छोटा सा स्टॉल लगा रखा था। वे मुख्य रूप से सामान और उपकरण खरीदने के लिए यहां आए थे। शी फेंग बिना रुके तेजी से एक 2 मंजिला इमारत की ओर बढ़ा। इमारत की रखवाली उच्च पदस्थ बौने कर रहे थे और इमारत के ऊपर ब्लैक मार्केट लिखा था। यह रेड लीफ टाउन का काला पक्ष था और लालची बोनों द्वारा बनाया गया एक मनोरंजन स्थल था। ब्लैक मार्केट में प्रवेश करने के तुरंत बाद ग्नोम का नीलामी घर दिखाई देता था। तहखाने की सीढ़ियों से नीचे जाने पर 2 खाली मैदान दिखाई देते थे। एक बैटल एरिना था जबकि दूसरा चैलेंज रेस का मैदान था। इस समय कई खिलाड़ी मैदान के सामने खड़े थे। वे बोनों की चुनौती स्वीकार कर रहे थे। शुभकामनाएं, इस बार आपको सफल होना ही होगा। शुभकामनाएं, उन बनों को कुचल दो। कुछ खिलाड़ी मैदान पर खड़े एक असैसिन खिलाड़ी के लिए पूरे जोश से जयकारे लगा रहे थे। उनकी लाल आंखें उन्हें पागल जुआरियों से कम नहीं दिखा रही थीं। चैलेंज रेस को खिलाड़ी की क्षमताओं की परीक्षा माना जा सकता है। एक बार जब कोई खिलाड़ी परीक्षण मैदान में प्रवेश करता है तो उसके सभी गुण 10 अंक पर स्थिर हो जाते हैं। उसकी कौशल क्षमता निष्क्रिय हो जाती है और उसका उपकरण बेकार हो जाता है। 30 गज लंबे और 10 गज चौड़े मैदान में खिलाड़ियों को केवल ग्नोम की बंदूकों से आने वाली गोलियों को रोकने या उनसे बचने की अनुमति होती है। खिलाड़ी के अंतिम बिंदु पर पहुंचने पर ही जीत सुनिश्चित होती है। बोनो ने 3 स्तर की चुनौतियां दी: तांबे का पुरस्कार, चांदी का पुरस्कार और सोने का पुरस्कार। एक चुनौती पूरी होने के बाद 3 दिन का विराम होता था। तांबे के पुरस्कार के लिए 5 तांबे, चांदी के पुरस्कार के लिए 5 चांदी और सोने के पुरस्कार के लिए 5 सोने का शुल्क था। स्वाभाविक रूप से चुनौती का स्तर जितना ऊंचा होता था, पुरस्कार उतना ही बड़ा होता था, यहां तक कि डार्क गोल्ड उपकरण प्राप्त करने का भी मौका था। हालांकि यदि कोई खिलाड़ी रेड लीफ टाउन में चुनौती को पहली बार सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो कॉपर पुरस्कार का इनाम सिल्वर पुरस्कार के बराबर भी हो सकता है। शी फेंग के पिछले जीवन में यह फर्स्ट क्लियर फियर्स गेल नामक एक तलवारबाज द्वारा प्राप्त किया गया था और उस व्यक्ति को तलवारबाजी के लिए एक दुर्लभ कौशल पुस्तक प्राप्त हुई थी। कुछ देर बाद मैदान पर मौजूद हत्यारे को गोली लग गई। उसका शरीर 20 गज के निशान पर पड़ा था, जो अंतिम अंक से अभी भी 10 गज दूर था। घटिया, बस थोड़ा। और क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं? अगली बार मैं इसे जरूर चुका दूंगा।
मैदान से होश में आने के बाद उस पुरुष हत्यारे ने कहा। एक पुरुष पादरी ने सिर हिलाते हुए कहा, बॉस स्टैबिंग हार्ट, हम पांचों ने आपको अपना सारा पैसा दे दिया है, हमारे पास अब और कुछ नहीं बचा है। बगल में खड़े शी फेंग ने अपनी दृष्टि हत्यारे की ओर घुमाई। दिल में छुरा घोंपना, ये दो शब्द सुनकर वह चौंक गया। उस व्यक्ति का शरीर काले कपड़ों से ढका हुआ था, उसका कद छोटा और दुबला पतला था, बिल्कुल बंदर की तरह। शी फेंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा बंदर स्टैबिंग हार्ट था, जो स्टारमून किंगडम के हत्यारों की सूची में 10वें नंबर पर था। स्टैबिंग हार्ट नाम के हत्यारे ने अपनी निगाहें शी फेंग पर टिका दी। शी फेंग को ध्यान से देखने के बाद उसकी आंखों में एक ऐसी चमक दिखाई दी मानो उसे कोई शिकार मिल गया हो। मुस्कुराते हुए वह शी फेंग के पास गया और बोला, दोस्त, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं स्टैबिंग हार्ट हूँ, हत्यारों के गठबंधन का हत्यारा दस्ता प्रमुख। मुझे 5 कॉपर उधार दो और मैं तुम्हें कल 20 कॉपर लौटा दूंगा, कैसा रहेगा? इस बार स्टैबिंग हार्ट अंतिम बिंदु से मात्र 10 गज दूर था, इसलिए वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने चुनौती के कुछ पैटर्न पहले ही समझ लिए थे। अगर उसे एक और मौका मिलता तो वह इसे पार कर लेता। इसलिए उसने शी फेंग को डराने और प्रभावित करने के लिए अपने गिल्ड के नाम का इस्तेमाल करने का सोचा, ताकि वह उसे 5 कॉपर उधार दे दे। एसेसिन्स एलायंस वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में एक बड़ा और प्रसिद्ध संगठन था। कोई भी अनुभवी गेमर इस नाम को जानता होगा। एसेसिन्स के दस्ते का नेता बनने में सक्षम व्यक्ति निश्चित रूप से एक महान विशेषज्ञ होता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कई खिलाड़ी सम्मान करते थे। उधार देने के बजाय आम खिलाड़ी कुछ लाभ पाने के लिए 5 कॉपर देना पसंद करते थे। 5 तांबे के सिक्के। कुछ सोचने के बाद शी फेंग ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें 5 तांबे के सिक्के उधार दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कल 50 तांबे के सिक्के वापस करने होंगे। स्टैबिंग हार्ट हैरान रह गया। वह स्टैबिंग हार्ट था, असेसिन्स एलायंस का मशहूर असेसिन्स स्क्वाड लीडर। हालांकि शी फेंग की असभ्य प्रतिक्रिया उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। क्या शी फेंग कोई नौसिखिया गेमर है? स्टैबिंग हार्ट को चुप देखकर शी फेंग ने पूछा, अभी भी उधार ले रहे हो? मैं उधार ले लूंगा, दिल दहलाने का मन कर रहा था। दूसरे खिलाड़ी तो उससे मिलते ही वाह वाह कहकर वाहवाही करते, पर शी फेंग ने ऐसा कोई भाव नहीं दिखाया। लेकिन जब उसने मिलने वाले भरपूर इनाम के बारे में सोचा तो 50 तांबे के सिक्के भी उसके लिए काफी थे। ये लो 5 तांबे के सिक्के, चलो हम दोस्त बन जाते हैं, कल मुझे 50 तांबे के सिक्के लौटाना मत भूलना। शी फेंग ने हार बेचकर मिले 60 तांबे के सिक्कों में से 5 तांबे के सिक्के निकाल लिए और स्टैबिंग हार्ट को 50 तांबे के सिक्के लौटाने की याद दिलाना नहीं भूला। आंखों से आंसू बहते हुए स्टैबिंग हार्ट ने 5 कॉपर्स, एक प्रकार का जुर्माना, प्राप्त किया और कहा, ठीक है, मैं नहीं भूलूंगा। स्टैबिंग हार्ट क्या सोच रहा था यह जाने बिना सौदा पूरा होने के बाद शी फेंग वहां से चला गया। वह उस हरे रंग के बौने की ओर बढ़ा जो चैलेंज रेस का प्रशासक था। महोदय, समय ही धन है, आपको यहाँ क्या काम है? बौने प्रशासक ने बड़े ही शान से यह बात कही। मैं कॉपर प्राइज चैलेंज में भाग लेना चाहता हूँ, शी फेंग ने 5 तांबे के सिक्के देते हुए कहा। कुछ बार तांबे के सिक्के उछालने के बाद बौने ने सहमति में सिर हिलाया। उसने चैलेंज रेस का लकड़ी का दरवाजा खोला और शी फेंग को अंदर जाने दिया। देवियों और सजनों, मैदान में एक नया प्रतियोगी आ गया है, कृपया इस बहादुर तलवारबाज का स्वागत करें, बौने ने जोर से घोषणा की। बॉस स्टैबिंग हार्ट, जिस लड़के ने आपको पैसे उधार दिए थे वह चैलेंज रेस में भाग ले रहा है, पुरुष पादरी ने बताया। आराम कर रहे स्टैबिंग हार्ट ने हंसते हुए कहा, वो लड़का तो अभी नौसिखिया है, क्या उसे लगता है कि चैलेंज रेस इतनी आसान है? भले ही दूरी सिर्फ 30 गज है, लेकिन 15 गज पार करने के बाद बौनों के हमले का तरीका बदल जाता है और उनकी हमले की दर बहुत बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, मुझे भी उनका सामना करने में मुश्किल होती है। बिल्कुल, बॉस स्टैबिंग हार्ट जैसे माहिर भी मुश्किल से 20 गज तक ही पहुंच पाते हैं। मेरा अंदाजा है कि वो लड़का ज्यादा से ज्यादा 5 गज तक ही पहुंच पाएगा, उसके बाद तो वो मारा ही जाएगा। पुरुष पादरी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैदान के अंदर फिनिशिंग लाइन पर खड़े तीनों बौनों ने अपनी बंदूकें तैयार कर ली
और उन्हें शी फेंक की ओर निशाना साधा। चैलेंज फील्ड के ऊपर टाइमर उल्टी गिनती शुरू कर दिया। 3, 2, 1। चुनौती शुरू।